हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, क्लास 11th का चैप्टर जो हमारा चल रहा था, उस चैप्टर में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर्स ने जो अपना एक मॉडल दिया वो कब दिया? तो जब देखो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया, है ना। फिर बोहर्स ने अपना एक मॉडल दिया। ठीक है, अब रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमियां थी और बोहर्स ने उन कमियों को दूर करके कैसे किस तरीके से एक मॉडल दिया। ठीक है, तो इन दोनों का पहले हम डिफरेंस जानेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में कमियां क्या थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी और रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या नया कुछ चेंजमेंट हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। देखो रदरफोर्ड ने बच्चों बताया कि कोई एटम होगा, उस एटम का क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में आपको जैसा कि पता है कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो देखो इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये किसने बताया? ये बताया था हमारे किसने? ये रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, उनका मानना था कि इस न्यूक्लियस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा और उस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस का चार्ज। कॉमन सी बात है, आपको पता है कि प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज। तो देखो रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो ऑर्बिट में घूमा करता है, रिवॉल्व हुआ करता है, घूमता रहता है। तो यहाँ पर इनका ये मानना था कि जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस में। तो ये जब कंटिन्यूअस घूमेगा तो भाई उसकी एनर्जी जब डाउन होगी, तो जब एनर्जी डाउन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहाँ आएगा, न्यूक्लियस की ओर आएगा। तो जब न्यूक्लियस की ओर आएगा तो उसकी रेडियस धीरे धीरे क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा था तो रेडियस ज़्यादा थी। फिर इलेक्ट्रॉन की धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो रेडियस कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की रेडियस कम हो जाएगी और फिर ये जो प्रोटॉन होगा ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल तो फेल हो गया, रदरफोर्ड का ये मॉडल तो फेल हो गया। अब इसी मॉडल में काफ़ी कुछ मॉडिफाई किया नील्स बोर ने। नील्स बोर ने क्या बताया उसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। रदरफोर्ड ने बताया कि किसी भी एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चारों ओर रोटेट किया करते हैं। तो कंटिन्यूअसली जब घूमेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी जब कम होगी तो ये नीचे की ओर आएगा, यानी कहाँ पर आएगा, न्यूक्लियस की ओर आएगा। और जब न्यूक्लियस की ओर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की बच्चों रेडियस क्या होगी, रेडियस कम हो जाएगी। तो जब रेडियस कम हो जाएगी तो धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्रोटॉन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तब तो ये मॉडल बिल्कुल गलत हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल हो ही नहीं रहा है, प्रोटॉन खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। उसके बाद में आते हैं नील्स बोर्स, है ना। तो बोहर्स का मॉडल फिर आया जिन्होंने इसके बारे में डिटेल से नॉलेज दी। चलिए हम देखते हैं बोहर्स ने क्या बताया। देखो बच्चों, हम बात करते हैं नील्स बोर्स मॉडल की। ठीक है, बोहर्स ने अपने मॉडल में क्या बताया बच्चों, उसको पहले हम समझ लेते, फिर चीजें धीरे धीरे थ्योरी को समझेंगे। देखो बोहर्स ने ये बताया कि किसी भी एटम में, ठीक है, एक तो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये किसने बताया, बोहर्स ने बताया। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, है ना। कोई एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। और आपको पता है कि बच्चों क्या, कि प्रोटॉन पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा और उस एटम की ऑर्बिट होंगी, है ना, ऑर्बिट होंगी और उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे या इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, ये
और उन्होंने नील्स बोर ने यह भी बताया कि हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल होगा। अब जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है n1, तो इसकी अपनी एनर्जी लेवल है। ये सेकेंड ऑर्बिट है n2, तो इसकी अपनी एनर्जी लेवल है। ये थर्ड ऑर्बिट है n3, तो ये क्या होगा, इसकी अलग एनर्जी लेवल है। तो नील्स बोर ने क्या बताया कि एक तो किसी भी एटम में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो उस एटम में ऑर्बिट होंगी, उन ऑर्बिट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, जो मूविंग करेंगे, हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल होगा। ये किसने बताया बच्चों, नील्स बोर ने बताया। और नील्स बोर ने क्या बताया, अब देखो नील्स बोर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में ही रोटेट करेंगे, है ना। और नील्स बोर ने क्या बताया कि प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। नील्स बोर के अकॉर्डिंग ये भी पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल किसके होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। भाई जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, ये एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, है ना। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल फोर्स लगता है। मतलब जितना प्रोटॉन अपनी और इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी के साथ खींचेगा, उतनी एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन भी बाहर खींचेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी ऑर्बिट में फिक्स रहते हैं। ये चीज समझ में आई ना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए नील्स बोर ने जो बेसिक चीजें बताई। आगे देखो बच्चों, आगे हम बात करेंगे, अब यहां पर हम थ्योरी बढ़ेंगे, ठीक है। बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम वाज प्रपोज्ड बाय नील बोर्स इन 1915। कहीं पर 1913 भी कई सारे बच्चे कहते हैं, 1913 भी बहुत सारे लोग कई बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो अगर बात करें कि नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो कब दिया, 1915 में दिया। किसने दिया, नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मॉडल रखा। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब ये किसका मॉडिफिकेशन था, तो जो नील्स बोर ने बच्चों मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसी में मॉडिफिकेशन किया था, क्योंकि वो फेल हो चुका था। उनके अकॉर्डिंग कुछ अलग था, तो वो जब फेल हो गया रदरफोर्ड का मॉडल, तो उसी को मॉडिफाई करके नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड मॉडल इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, है ना। रदरफोर्ड ने किसी भी एटम का जो न्यूक्लियर मॉडल होता है उससे इंट्रोड्यूस कराया था हम सभी को। इन विच ही एक्सप्लेन्ड दैट न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने बच्चों क्या बताया था, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट होते रहते हैं, सराउंड यानी घूमते रहते हैं, ठीक है। ये किसने बताया था, ये बताया था हमें बच्चों किसने, रदरफोर्ड ने। आगे देखो बच्चों, आगे हम बात करते हैं यहां पर बच्चों, देखो आगे हम बात करेंगे यहां पर, देखो आगे बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बोहर्स मॉडल। अब हम बोहर्स मॉडल के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी उसके बारे में जानेंगे। बोहर्स थ्योरी मॉडिफाइड द एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल बाय एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स ऑर्बिटल्स या फिर सेल। देखो बोहर्स ने ये बताया था अपने मॉडल में, जो बोहर्स का मॉडल था उसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या, एक्सप्लेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन मूव टू फिक्स्ड ऑर्बिट आर सेल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स ऑर्बिट में रोटेट हुआ करते हैं, फिक्स ऑर्बिट में मूव किया करते हैं। ये किसने बताया, ये बताया हमें किसने, नील्स बोर ने, ठीक है। एंड एनीवेयर बिटवीन, एंड ही आल्सो एक्सप्लेन दैट ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी लेवल। उन्होंने ये भी बताया कि हर एक ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सप्लेन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड एक्सप्लेन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड
बोहर मॉडिफाइड मॉडल इनटू द इलेक्ट्रॉन एंड देयर एनर्जी लेवल। ठीक है, मतलब यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया, एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जबकि हम बात करते हैं बोहर्स की, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि मॉडल इनटू द इलेक्ट्रॉन एंड देयर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, किसने, नील्स बोर ने। अब देखो यहाँ पर हम नील्स बोर के मॉडल को थोड़ा सा और समझेंगे। देखो नील्स बोर ने यही तो बताया था भाई, नील्स बोर ने ये बताया कि हर एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है ना, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। भाई नील्स बोर ने यही बताया कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और न्यूक्लियस के चारों ओर बच्चों ये क्या है, ये ऑर्बिट हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऑर्बिट हैं। ये देखो जो सर्कल टाइप की दिख रही है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ठीक है, ये हमारी सेल हैं, या इनको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो हर एक ऑर्बिट का अपना फिक्स एनर्जी लेवल होता है। ये किसने, नील्स बोर ने बताया कि जैसे हमारी ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, या के सेल है, तो इसका एनर्जी लेवल फिक्स है 1। अगर ये एल सेल है तो इसका भी एनर्जी लेवल फिक्स है, एम सेल है तो इसका भी एनर्जी लेवल फिक्स है, एन सेल है तो इसका भी एनर्जी लेवल फिक्स है। ये किसने बताया, और इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट होंगे। ठीक, आगे देखो बच्चों, यहां पर देखो आगे इन्होंने क्या बताया, आगे देखो, आगे बताया बोहर्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। मतलब बोहर्स का मॉडल क्या होता है, कैसा है कि इसमें एक स्मॉल न्यूक्लियस होगा जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये बताया। सराउंडेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, अब ये न्यूक्लियस जो होगा उसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज जो होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम अच्छे से। देखो इन्होंने क्या बताया, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगी, ऑर्बिट होंगी। ये तो आपको पता है बच्चों, क्या होंगी, ऑर्बिट होंगी, और इन ऑर्बिट में नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या, ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं बच्चों। आगे क्या बताया, इन ऑर्बिट। ठीक, बोहर फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज मोर एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन विच इज क्लोजर टू न्यूक्लियस इज लेस एनर्जी। देखो बच्चों, यहां पर मैं पिछले डायग्राम पे चलता हूं, यहां पे आपको समझाता हूं। देखो बोहर्स ने ये माना, क्या माना, बोहर्स ने ये बताया अपने मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास है उसका जो एनर्जी लेवल होगा कम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट के सेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है इसलिए इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। फिर उसके बाद में सेकंड ऑर्बिट में जब जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर मूविंग कर रहा है, तो के सेल से एल सेल का एनर्जी लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अगर एनर्जी लेवल की बात करें, अगर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है यहाँ, 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 ठीक है, तो एम सेल का एनर्जी लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, एल की अपेक्षा। और अगर एन की बात करें तो यहाँ पर जो एन ऑर्बिट है ये सबसे बाहर की ऑर्बिट है, तो इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। तो बोहर्स ने हमें क्या बताया बच्चों, बोहर्स ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जितना ऑर्बिट के पास होगा, सॉरी न्यूक्लियस के पास होगा, उसका एनर्जी लेवल उतना कम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर ज़्यादा होगा, या जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगी, उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
समझ गए, है ना। वही चीज़ें बोहर्स ने यहाँ पर मेंशन की है, वही चीज़ें यहाँ पर बताया है कि क्लोजर टू न्यूक्लियस लेस एनर्जी, क्लोजर टू न्यूक्लियस लेस एनर्जी एंड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर एनर्जी। देखो ये न्यूक्लियस है ना। यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन विच इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है तो भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, तो जो न्यूक्लियस के पास होगी उनकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बोहर्स ने बताया हमें, है ना बच्चों। आगे देखो, अब आगे हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पोस्टुलेट देख लेते हैं क्या क्या थे। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन डेफिनाइट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट आर सेल। देखो इनका जो पहला पोस्टुलेट है, इन्होंने ये बताया, क्या बताया बच्चों, कि एन एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और वो क्या होता है, रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं ऑर्बिट में, अपनी फिक्स ऑर्बिट में, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर रोटेट होते हैं, मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। यही बताया किसने, बोहर्स ने बताया, और ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था, ठीक है। ईच ऑर्बिट आर सेल हैज फिक्स एनर्जी, दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स नोन एज ऑर्बिटल सेल, ऑर्बिटल सेल। इन्होंने क्या बताया कि ईच ऑर्बिट आर सेल, हर एक ऑर्बिट, चाहे हम ऑर्बिट बोले या सेल बोले, फिक्स एनर्जी, मतलब समझो ये जो ऑर्बिट बनी हुई हैं 1 2 3, ये जो ऑर्बिट होंगी, हर एक ऑर्बिट का फिक्स एनर्जी लेवल होगा। ये बोहर्स ने बताया। किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल ऐसा नहीं होगा कि कम ज़्यादा लेफ्ट राइट कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने बताया कि जितनी भी ऑर्बिट होंगी उन सब का एनर्जी लेवल एक फिक्स होगा, ना ही तो उससे कम होगा और ना ही तो उससे ज़्यादा, यानी फिक्स एनर्जी लेवल होगा। और एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स, और ये ऑर्बिट्स कैसी होंगी बच्चों, ये सर्कुलर होंगी। ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर n1 n = 1 2 3। जो बच्चों एनर्जी लेवल होता है उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो n, देखो कैसे एनर्जी लेवल कैसे, तो एनर्जी लेवल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको। ये तो फर्स्ट एनर्जी लेवल n से रिप्रेजेंट करें n1, सेकेंड एनर्जी लेवल n2 से। तो मतलब जो एनर्जी लेवल होती है उसको इंटीजर n से रिप्रेजेंट करते हैं, n1 n2 n3 n4, ऐसे एनर्जी लेवल में हम इनको शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज द क्वांटम नंबर, जिनको हम लोग क्वांटम नंबर जानते हैं। और आपको पता है n क्या है हमारा, एक क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि वो नंबर जो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे वो हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं। दिस रेंज ऑफ क्वांटम नंबर स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड विद n1 एंड हैविंग द लोएस्ट एनर्जी लेवल। द ऑर्बिट n = 1 2 3 4 आर assigned as KLM n cells, and when electron attain the lowest energy level it said to be in the ground state। मतलब ground state जानते हो ना क्या, जब अटेंड करता है इलेक्ट्रॉन, अटेंड द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी लेवल को अटेंड करे तो वो क्या होगा, उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं,
ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें विद N1 हैविंग लोएस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, 1 2 3 4 आर द असाइंड k एलिमेंट। k एलिमेंट जानते हो ना, यहाँ पर है ना सेल होती हैं, एक तो ये k सेल हो गई, फिर l सेल हो गई, फिर एक और बनी m हो गई, है ना। ये सेल जो होती हैं जिनको हम लोग KLMN सेल के नाम से जानते हैं, जिनके द्वारा हम लोग ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी एंड एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी बाय लॉसिंग एनर्जी। देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करता है कहाँ, मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जा रहा है तो क्या होगा, गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी गेन करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर, हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर में जा रहा है तो क्या होगा, लॉसिंग एनर्जी। भाई कोई चीज़ है क्या है, लॉस ही तो करेगा। हाई एनर्जी से कोई लो में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी का अपने लॉस कर रहा है, तभी वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जा रहा है। और लो से हाई में जा रहा है तो कॉमन सी बात है, गेन कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, तभी तो वो लो से हाई की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हैं जो कि हमारे बोहर्स मॉडल के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। नोट हो गया, आगे चलते हैं बच्चों। आगे और यहाँ से ये हमारा जो बोहर्स मॉडल है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। और बोहर्स मॉडल की बात करें तो इसमें बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। जो बोहर्स ने मॉडल दिया उसके कुछ लिमिटेशन भी थी, है ना, और ये लिमिटेशन आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। क्या क्या लिमिटेशन है हम इनको जानेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन जानेंगे कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड ड्यू टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। मतलब बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में जो बोहर्स का मॉडल है वो फेल हो गया बच्चों। ठीक, अब जीमैन इफेक्ट होता क्या है, तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए कि बोहर्स का जो मॉडल था वो जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। और जीमैन इफेक्ट होता क्या है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। दूसरा पॉइंट क्या है, इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने में ये फेल हुआ। ठीक, कैसे, स्टार्क इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ठीक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द लार्जर एटम। ठीक है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तीन लिमिटेशंस हैं बोहर्स मॉडल की बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, है ना, नोट कर लीजिएगा बोहर्स मॉडल, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आपने बोहर्स मॉडल के बारे में देखा कि बोहर्स मॉडल कितना इंपॉर्टेंट है। और बोहर्स मॉडल कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रदरफोर्ड मॉडल का मॉडिफिकेशन ही है ना। रदरफोर्ड ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अब उनके अकॉर्डिंग जब उन्होंने ये मॉडल दिया था तो उनके अकॉर्डिंग सही होगा, लेकिन बाद में उसमें करेक्शन हुआ तो फिर वो गलत माना गया। अब उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, भाई अगर कोई भी एटम है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो गैलेक्सी है वो तो आपस में टकरा जानी चाहिए, ऐसे ही तो हो जाएगा। जबकि नील्स बोर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड मॉडल में अब उन्होंने ये बता दिया कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की धीरे धीरे एनर्जी कम होगी तो वो धीरे धीरे कहाँ आएगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस की ओर आएगा। और जब न्यूक्लियस की ओर आएगा बच्चों, तो न्यूक्लियस की ओर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगी तो उसकी रेडियस भी कम हो जाएगी, कॉमन सी बात है। जितना क्लोज आता चला जाएगा
न्यूक्लियस के, उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी कम होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रोटॉन जो होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तब तो कहानी बड़ी उल्टी पड़ गई, तब तो ये मॉडल बिल्कुल गलत दिख रहा है रदरफोर्ड का। जबकि बोहर्स ने ये बताया कि भैया एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें जितनी भी ऑर्बिट होती हैं, हर एक ऑर्बिट का अपना फिक्स एनर्जी लेवल होता है और उस फिक्स एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, अपना घूमते रहते हैं। और इनके अकॉर्डिंग ये भी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होना भी चाहिए, तभी तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो जाए तब भी ज़्यादा दिक्कत है ना। तो कहीं ना कहीं किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तभी वो स्टेबल है। और हमारा अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से ही स्टेबल हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अगर इसमें अगर बात करते हैं, नंबर बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो जाए तब तो दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को सही किया नील्स बोर ने, ठीक है। लेकिन कई जगह पे नील्स बोर का मॉडल भी हर जगह देखो यूज़ नहीं हुआ। जैसे 3 लिमिटेशन है यहाँ पर नील्स बोर का मॉडल आपको देखना होगा कि ये किसको, जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये स्पेक्ट्रा ऑफ एटम को नहीं बता पाया, ये स्टार्क इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, है ना, ये कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द लार्जर एटम, इसको भी नहीं है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह पे हमारा नील्स बोर का मॉडल लग जाएगा, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।